नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी किरदार जिंदगी के साथ आप सभी के समक्ष हाजिर है और किरदार जिंदगी में खास किरदार के साथ रूबरू। हर हफ्ते एक बात करके जाती हूँ कि मैं एक फिर नई शख्सियत के साथ आऊंगी हर बुधवार। आज भी वादा पूरा करने आई हूँ और 191 एपिसोड के साथ आई हूँ, यानी कि हम बहुत कम एपिसोड से पीछे हैं। जी हाँ, 9 एपिसोड से पीछे हैं। दोहरा शतक लगने की तैयारी चल रही है। 200 एपिसोड हमारे होने वाले हैं, तो मैं सभी का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में और बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम में। दोस्तों, हमने बहुत अलग-अलग किरदारों को आप सभी से मिलवाया है, जो समाज के लिए अच्छा करते हैं, देश के लिए अच्छा करते हैं। स्वयं का उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है और इसी कड़ी में आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ पुणे महाराष्ट्र से पधारी, लेकिन आप मध्य प्रदेश की हैं बेटी, लेकिन पुणे महाराष्ट्र में आप रहती हैं। आप शारदा कनोरिया शुभा जी। शुभा बड़ा प्यारा नाम है, जैसे मेरा नाम वैभवी है। अ, उपनाम जिसे कहते हैं, तो आपका नाम शुभा है। आप न सिर्फ एक कवित्री हैं, बल्कि आपने लॉ भी किया है, यानी कि आप विधि की ज्ञाता भी हैं। उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। और इंदौर, मध्य प्रदेश में आप जन्मी हैं। लिखना आपका जुनून है, ऐसा आपने अपने परिचय में लिखा है, तो बहुत अच्छी बात है। ये जुनून हमेशा बरकरार रहना चाहिए और ज़रूरतमंदों की आप सहायता करती हैं। आप एक सहायता समूह से भी जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में भी हम ज़रूर चर्चा करेंगे। और 2 एकल कृतियाँ आपकी आ चुकी हैं, अंतर्मन और आत्मबोध। इस कृति के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और 20 से 22 साझा संग्रह भी आपके नाम है और जिसमें बहुत सारे कवि-कवित्रियों का अ, उनकी रचनाएँ होंगी। साझा संग्रह उसी को कहते हैं। और बहुत सारे समूहों से जुड़ी हुई हैं। आपका उद्देश्य है कि आप अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचारों से समाज को एक नई दिशा दे सकें और समाज को एक नई दिशा देने के लिए ही हमने ये कार्यक्रम रखा है किरदार ज़िंदगी। हम कोशिश करते हैं कि हम अलग-अलग प्रदेशों से, अलग-अलग क्षेत्रों के ज्ञाता, विद्वान और लोगों की मदद करने वाले ऐसे व्यक्तियों से आपको मिलवाएँ, उनका आपके साथ साक्षात्कार करवाएँ, परिचय करवाएँ। इसी कड़ी में आज हम शुभा जी से मुलाकात करेंगे। बहुत सारे पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं और आपकी लेखनी भी लगातार चलती रहती है। साहित्यिक चेतना सचेतना प्रोजेक्ट रिपोर्टर भी आप रही हैं और इनर व्हील क्लब से भी आप जुड़ी हुई हैं, तो बहुत सारी बातें आपके साथ हमको साझा करनी है, हमको आपसे बहुत सारी बातें सीखनी भी हैं और करनी भी हैं। इससे पहले कि मैं उन्हें आमंत्रित करूँ, पटल के उस पार जो बहुत प्यारे-प्यारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम अभिवादन करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय मधु झुनझुनवाला अमृता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और जयश्री सिंघल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। उर्मिला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और बिना किसी विलंब के हम शारदा जी से मुलाकात करते हैं। शारदा जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और हम चाहते हैं कि आपके ज्ञान का थोड़ा-सा प्रकाश हमारे पटल पर भी आज बिखेरा जाए, तो मैं तहे दिल से पूरी टीम की ओर से आपका अभिवादन करती हूँ। बहुत-बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका विभा जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए और इतना मेरे बारे में बोलने के लिए। जितना मैं हूँ नहीं, उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर आपने मेरे लिए बोला है। धन्यवाद बहुत बहुत। जी, शारदा जी, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुणा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आप सभी से नम्र निवेदन करती हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ बने रहें
और यदि आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग पहली बार जुड़े हैं, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। हम बहुत बेहतरीन लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। शारदा जी, जैसे कि आपने लिखा कि आप सामाजिक चेतना से जुड़ी हुई हैं, आपने अपनी लेखनी को भी धारदार बना रखा है और समाज की सेवा भी करती हैं। अलग-अलग क्षेत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन जब भी हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो व्यक्तित्व हमसे जुड़ा है, वो अपने परिवार के बारे में हमें बताएँ। तो आप अपनी शिक्षा, दीक्षा, अपने परिजनों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ। क्योंकि हमारा मानना है कि जो पुस्तक में आपका परिचय होता है, वो आपका व्यक्तिगत परिचय होता है, पारिवारिक परिचय नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ कि लोग आपसे पूरी तरह जुड़ सकें, इसलिए आप अपने परिवार के बारे में बताएँ। स्वागत। ऑन नहीं हो रहा है माइक। हाँ। मैं शारदा कनौरिया, इंदौर में मेरा जन्म हुआ था। हम 6 भाई-बहन साथ में रहते थे। मम्मी-पापा, मेरी दादी, हम लोग इतने लोग साथ में। पढ़ने का मुझे बचपन से शौक था। तो मैं जब थी तो पढ़ाई का, लड़कियों की पढ़ाई का इतना ज़्यादा चलन नहीं था, प्रचलन नहीं था इंदौर में कि भई बहुत लड़कियाँ पढ़ती हैं। लेकिन मुझे पढ़ने का शौक था, तो मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया और मैंने लॉ किया। तो एक अच्छा भरा-पूरा परिवार, तीनों भाई, तीनों भाभी, बच्चे, हम लोग 10 छोटे बच्चे घर में थे। भाभी के भाई के बच्चे, हम लोग सब ऐसे करके 10 बच्चे। पढ़ाई पूरी होते-होते मेरी शादी हो गई। लॉ तो मैंने शादी के बाद फाइनल एग्ज़ाम दिया। मीन्स तो मेरे ससुर जी ने भी बोला, नहीं इतना किया है, तो फाइनल एग्ज़ाम तुम दे दो। वो मैंने एग्ज़ाम दी। उसके बाद एक बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में मेरी शादी हुई। अहमदाबाद में मेरी शादी हुई थी। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के, 1 लड़की। संयुक्त परिवार है हम लोग का, लेकिन हम लोग बिज़नेस के सिलसिले में फिर हम लोग शिफ्ट होते चले गए। तो पहले कुछ साल हम सूरत रहे, फिर बच्चे जब एजुकेशन में आ गए ना, तो पुणे शिफ्ट हो गए वो लोग पढ़ने के लिए। तो फिर हम लोग भी पुणे, धीरे-धीरे पुणे ही रहने लगे। तीनों बच्चे मेरे बड़े हैं, तीनों की शादी हो गई है, तीनों वेल सेटल्ड है और 4 मेरे टोटल मिला के ग्रैंड चिल्ड्रन। ये मेरा छोटा-सा परिवार है, हँसता-खेलता परिवार है। बहुत अच्छा परिवार है, हँसता-खेलता छोटा-सा परिवार, और कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। हमारे साथ हमारे हमारी संस्था के उपाध्यक्ष आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। जय श्री राम, आपको बहुत-बहुत स्वागत। और मैं आप सभी से यही आग्रह करूँगी कि हमारे साथ आप कार्यक्रम में बने रहें और कार्यक्रम को शेयर भी करें, ताकि और लोग जुड़ें। और शारदा जी जो नेक काम कर रही हैं, समाज की सेवा कर रही हैं, या लेखनी के माध्यम से समाज को बदलने की कोशिश कर रही हैं, उनके बारे में लोगों तक बात पहुँचे। देखिए, हमारा उद्देश्य यही है, जब भी हम किरदार ज़िंदगी में किरदार को लेकर आते हैं, तो हम बहुत ढूँढते हैं और हम कोशिश यही करते हैं कि कहीं न कहीं उनकी छाप समाज पर ज़रूर पड़े। इसी उद्देश्य से बहुत तराशना पड़ता है किरदार को। शारदा जी, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपने कहा कि आपने विधि की पढ़ाई की और वो भी शादी के बाद, तो देखिए किसी भी लड़की के लिए अगर शादी के बाद करियर बन रहा है, या आप अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं, तो ये एक बड़ा सुंदर सुखद संयोग होता है। क्योंकि अमूमन आप परिवार में उलझ जाते हैं और अमूमन चीज़ें उस तरह की नहीं हो पाती, लेकिन आपके जो आपके ससुर और बाकी जो परिवार के सदस्य रहे हैं ससुराल पक्ष के, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं उनके इस जज़्बे को नमन करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि आपने विधि की पढ़ाई की, तो आपने उसको प्रोफ़ेशन में क्यों नहीं लिया? नहीं, कि शादी तो हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे, तो मेरे लिए उन दिनों संभव नहीं हुआ था कि मैं वापस प्रोफेशनली इसको चालू करूँ। और जो पढ़ाई की थी, तो भी मेरे पापा ने मुझे ये कंडीशन के साथ शादी की थी कि तुम फिर ये जिद नहीं करोगे कि मुझे एक प्रोफेशन में जाना है। तो मैंने उस पर बहुत ध्यान दिया नहीं और मैंने प्रोफेशन की तरफ परस्यू किया भी नहीं उसको। शौकिया किया था और शौकिया रखा उसको। तो अब अभी कभी आप ये नहीं सोचती कि हाँ, चलो इसको प्रैक्टिस में लाया जाए, क्योंकि हो सकता है आप अगर प्रैक्टिस में हो, तो और भी लोगों का भला हो सकता है, जिस तरह से आप समाज की सेवा कर रही हैं।
मैं कभी कभी काउंसलिंग करती हूँ, किसी किसी का, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत करती हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई की है तो किसी को कोई सवाल आते हैं तो बताती हूँ। पर वैसे मैंने सनद लिया नहीं, इसलिए मैं कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकती। और अभी सनद लेने के लिए उनके काफी सारे रूल है, तो वो बाद में मैंने ट्राई किया तो फिर मुझे मिली नहीं आसानी से। जी। तो शारदा जी, काउंसलिंग। लेखनी आपकी कविताएं हैं और जो भी आप लिखती हैं, उसकी प्रेरणा, लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो लिखता है, या फिर कहते हैं ना कि कुछ ईश्वर की देन होती है? क्या इस तरह से क्या क्या रहा आपके साथ? मेरे परिवार में कोई भी नहीं लिखता है। किसी से भी मुझे नहीं लिखने की प्रेरणा मिली है। मेरे बचपन में था कि हम कॉपी के लास्ट पेज पे कुछ कुछ लिखते रहते थे ना, तो बचपन से मुझे आदत थी कुछ तो भी कॉपी में लिखते रहना, लिखते रहना। फिर मैं मतलब अपनी जिम्मेदारी से जैसे मुक्त हो गई तो मुझे फ्री टाइम काफी मिलने लगा, तो मैंने बोला इसको कुछ यूज करना चाहिए। तो मैंने लिख ग्रुपों के साथ जुड़ना है, कोई भी ग्रुप के साथ। और जब कोविड, बाद में कोविड भी आ गया ना, तो कोविड के टाइम मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म एक साथ मिल गए कि मैं अपनी लेखनी को आगे बढ़ाऊं। तो वहां से तो बूस्ट हो गया मेरे लिए। लेकिन उसके पहले मैं कभी भी कोई कंपटीशन न्यूज़पेपर में आई या कहीं कोई मैगजीन में आई तो मैं उसको फॉलो करती थी। तो वैसे करते करते मेरा थोड़ा शौक पहले से था, इसको बूस्ट मिला कोविड के टाइम से, तो बहुत ज्यादा बूस्ट मिला। तो मेरी दोनों पुस्तक भी उसके बाद की है, क्योंकि तब लिखने ये में बहुत ये ज्यादा जो अभी तब। जी, ये हाँ, जो दो पुस्तकें आपकी हैं, जो आपकी एकल कृतियां आई हुई हैं, हाँ, ये जो पुस्तक है, क्या ये उपन्यास है, या जो आत्मबोध है और अंतर्मन जो है, ये कविता की किताब है, क्या है ये? अंतर्मन कविता का संकलन है, जिसमें मेरे मन के भाव है। छोटी छोटी कविताएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी और बहुत फिलासफर जैसी नहीं है। सिंपल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई जैसी बातें होती है, वैसी उसमें कविताएं हैं। मैं कभी मौका लगा, मैं आप आपका एड्रेस भेजिएगा, मैं आपको बाय पोस्ट भेजूंगी, तो आप जरूर पढ़िएगा कैसा है। और आत्मबोध मेरी सनातन सिद्धांतों पे है। तो मैं जब साहित्यिक सचेतना से जुड़ी ना, तो वहां सर हमको हर शनिवार को सिखाते थे। मुझे शौक पूरे से शुरू से था, क्योंकि मेरी दादी मुझे संस्कृति की बातें बहुत बताती, तो कहानियां सुनाने के माध्यम से या कैसे भी सुनाती बहुत थी। तो मुझे शौक शुरू से था, पढ़ती भी थी। तो पढ़ते पढ़ते फिर मैं वो सर को भी ज्वाइन कर ली, तो मुझे नॉलेज होता गया और मैं उस पर काम करती गई। फिर जब मुझे लगा कि अब मैं कुछ लिख सकती हूँ, तो मैंने सनातन सिद्धांत के छोटे छोटे टॉपिक लेकर उस पर ये मेरी बुक लिखी। तो मैं चाहती हूँ कि ये बुक लोगों तक पहुंचे। अभी मैं एक नॉवल पे काम कर रही हूँ। वो नॉवल में मैंने कैरेक्टर एक युवा लड़के को चूज किया है। उसके थ्रू मैं लोगों तक ये प्रिंसिपल पहुंचाना चाहती हूँ, सनातन के नियम और कि लोग उसको पढ़े, समझे और जीवन में उतारे। अब समझाने और सिखाने की ये बातें कम होती है, खुद से समझने की ज्यादा होती है। तो जब खुद पढ़ेंगे, खुद सीखेंगे, समझेंगे, तो मेरा प्रयास था कि बड़ी बड़ी किताबें या बड़ी बड़ी शास्त्र सबके बस की बात नहीं कि सब पढ़े और सब समझे। तो उनको बहुत ही संक्षिप्त सरल भाषा में मैंने उनको यहाँ प्रस्तुत किया जी, आपके लिए एक प्रश्न भी आया है, वो प्रश्न मैं अभी थोड़ी देर में लूँगी। इससे पहले दीपशिखा पाठक जी हमारे साथ जुड़ी हैं। दीपशिखा जी, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन। आप सब इसी प्रकार बने रहें, उत्साहवर्धन करते रहें। अ, शारदा जी, आपने सनातन का अभी ज़िक्र किया, सनातन के बारे में बोला, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी नज़र में सनातन का क्या अर्थ है? क्या जानती हैं, या क्या आप हमें समझाना चाहती हैं सनातन के बारे में? है। सनातन कोई नया नहीं, बहुत पुराने पौराणिक टाइम अपने जब वेद थे उसके भी पहले, जब मानव सभ्यता विकसित हुई तब से ये सनातन धर्म, सनातन के कुछ नियम बने हुए हैं कि हमारे ये जीवन। शारदा जी, सनातन हम हाँ, जानते हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं और हम भारतवर्ष में पैदा हुए, तो सनातन के बारे में हम सुनते आए हैं। लेकिन आज थोड़े समय से सनातन का जो शब्द है, सनातन शब्द, ये बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गया है, और अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग विचार हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सनातन आपकी नजर में क्या है? जी। सनातन मेरी नजर में जीवन जीने की एक शैली है, जिसको हमने अपने जीवन में उतारना चाहिए,
समझना चाहिए, पहले सीखो, समझो, जीवन में उतारो, तब उसका असली मतलब हमें समझ में आएगा कि सनातन है क्या। अभी बहुत सारे धर्म और संप्रदाय सब बहुत सारे बन गए हैं, एक कोई संप्रदाय सब है, लेकिन ये पुरातन है और इसमें कोई ऐसे भार नहीं है कि भाई ये तुमने करना ही चाहिए या ऐसा करना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। ये सिंपल रूल्स है जिनको हम आराम से फॉलो कर सकते हैं, बस समझने की जरूरत है। और एक बार हम समझते हैं और जीवन में उतारते हैं तो इसके परिणाम कैसे आते हैं वो हम अनुभव के द्वारा जान सकते हैं। किसी को कैसे बताएंगे कि हमारे स्वभाव में क्या चेंज है, या हमारी दिनचर्या में क्या चेंज है, या हमारी वाणी में क्या चेंज है, ये सब हम कैसे बताएंगे। तो वो धीरे धीरे जब आप समझोगे उस चीज को और अपने जीवन में उतारोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि सनातन क्या है और उसको समझना कैसे। तो आपको ऐसा लगता है कि सनातन को अपनाने के बाद या सनातन को जब हम अपने अंतर्मन में स्थान देते हैं या अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो हमारा व्यवहार भी बदलता है? बिल्कुल, बिल्कुल बदलता है, क्योंकि हम सत्य, धर्म, कर्म सब पे विश्वास करने लगते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, इसका थोड़ा हमें समझ आने लगती है। फिर अपने आप अपने व्यवहार में, अपने व्यक्तित्व में, अपनी बातों में सब चीज का उसका असर दिखता है और परिवर्तन भी दिखता है। ये मैंने अनुभव किया, मुझे 3 साल हो गए समूह से जुड़े हुए। 3 साल में मैंने बहुत ज्यादा अनुभव किया अपने जी, क्या बोलते हैं, गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं। जी, शारदा जी, सनातन की बात अगर हम कर रहे हैं, तो क्या मैं आपसे ये जान सकती हूँ कि आपकी आस्था ईश्वर के प्रति क्या है और कितनी है? ईश्वर के प्रति मेरी आस्था है, लेकिन ईश्वर को हम कैसे मानते हैं कि वो कोई ऊपर बैठा है और हमारी रक्षा कर रहा है, वैसा कुछ नहीं है। ईश्वर हमारे मन में है, हमारे हृदय में। अगर हम देखेंगे ईश्वर तो हमको अंदर ही मिलेगा, लेकिन उसके पहले हमको अपने आप को, विचारों को पवित्र करना होता है, शुद्ध करना होता है, तब हम समझ पाते हैं कि ईश्वर क्या है। हम ऐसे उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ईश्वर क्या है, पर ऊपर कोई ईश्वर नहीं है कि जिसको हम मानते हैं कि वो ऊपर बैठा है और हम उसको पुकारेंगे और वो हमारी मदद के लिए आएंगे। ये कहानियां जो पुरातन काल की हैं, कुछ उदाहरण सहित हमको समझाने के लिए बनाई है, क्योंकि तब शिक्षा इतनी नहीं थी, तो लोगों को समझाने के लिए कहानियों का सहारा लिया जाता था और कोई शिक्षा का तरीका नहीं था। अभी शिक्षा है, लोग पढ़े लिखे हैं, सवाल भी बहुत है उनके मन में और जवाब भी सुनना चाहते हैं। तो जरूर एक दिन सब समझेंगे इस चीज को, आज भी समझ रहे हैं लोग। बिल्कुल, मतलब एक सुपर पावर है जो पूरी दुनिया को चला रहा है आपके हिसाब से। कोई मूर्ति पूजा या मंदिर जाना आपके हिसाब से ईश्वर को पाने का वो साधन नहीं है, जैसा मैं समझ पा रही हूँ। पूजा करना या मंदिर जाना, इससे क्या होता है, हमारे मन में कुछ भी गलत भाव आते हैं ना, तो वो थोड़े हट जाते हैं। हमको लगता है कि हम किसी के आगे नतमस्तक तो हो रहे और हम अपने विचारों को तो कंट्रोल कर सकते हैं महसूस। खाली मुझे इतना ही महत्व लगता है पूजा का और मंदिर जाने का, कि हम जब किसी के आगे नतमस्तक होते हैं तो हमारे में नम्रता आती है और हम उस चीज को अच्छी तरीके से सोच सकते हैं कि हम क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। इतना मेरा जरूर मानना है इसको। जी, शारदा जी, आप के साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं और सब बहुत आनंदित हो रहे हैं। मैं सबका अभिवादन करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर तनेजा हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। हमारे साथ मधु मधु झुनझुनवाला, अमृता जी जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ जयश्री जी लगातार बनी हुई हैं। उन्होंने स्वागत है भाभी लिखकर भेजा आपके लिए। उर्मिला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। संजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। और भी बहुत सारी आईडी है। हमारे साथ अरुणा जी जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत अरुणा जी अभिनंदन। अ, राम राम भाभी आपको लिखकर भेजा है, शायद आपके रिलेटिव हैं। और साथ ही जी, दीपशिखा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और पायल जी हमारे साथ, पायल कनौरिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने ग्रेट लिखकर भेजा है। और एक प्रश्न आप हमारे साथ मनीष केडिया जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत है मनीष जी।
और फिर वही बात, वही गुजारिश कि अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फ़ॉलो करें। आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, डॉक्टर तनीजा पूछ रही हैं कि किस विषय पर आपकी कविताएँ हैं? जो कविता संग्रह है, कोई ख़ास विषय है या जो सारी मिली-जुली प्रतिक्रिया जो होती है, मिला-जुला कविता स्वरूप है या संग्रह कोई ख़ास? कविता संग्रह मेरी पूरी मिली-जुली प्रतिक्रिया है। उसमें कुछ ऐसा खास विषय नहीं है। आत्मबोध ज़रूर सनातन से संबंधित है, पर अंतर्मन बिल्कुल रोज़ की मर्रा में जैसे हवा आई तो हवा पे मैंने कविता लिखी, या बारिश आई तो बारिश पे मैंने कविता लिखी, या रिश्तों पे कविता लिखी, या लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस पे कविता लिखी, उस तरह से है। मैं कोई कवियत्री, मैं तब बोलूँगी तो मैं कोई कवियत्री नहीं हूँ शारदा जी, पहले हम तो। आपकी कविताओं का लुत्फ़ ज़रूर उठाना चाहेंगे। दिनेश सूरज वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, ये भी हमारे किरदार रह चुके हैं। दिनेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है। और शारदा जी, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएँ, आपसे और बातचीत करें। हम चाहेंगे कि अगर आपके पास पुस्तक है या कुछ कविताएँ याद हैं तो हमें ज़रूर सुनाएँ। कविता तो मैं सुना सकती हूँ। एक मेरी अभी लेटेस्ट कविता मैं सुनाती हूँ आपको। याद तो मुझे नहीं रहती है। मैंने अभी लिखी थी, कुछ महीनों पहले लिखी थी। यदि प्रेम में होते बुद्ध, यदि प्रेम में होते बुद्ध, तो क्या वृक्ष की जगह चुनते? किसी प्रिय की मुस्कान को ध्यानस्थ होने का स्थल, क्या तब भी मौन होते उनके उत्तर? या प्रेमिका की आंखों में ढूंढते जीवन का अर्थ, जैसे देख रहे हो निर्वाण की झलक किसी मानस मन में। शायद शायद वो चुपचाप थामते उसका हाथ, जैसे थामा था उस कटोरे को जिसमें रखा था समूचे संसार का दुख, जिसमें रखा था समूचे संसार का दुख। बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी आहट, वो प्रेम करते, जैसे लिया था संन्यास, निस्वार्थ, निरभिमान और पूर्ण। उनकी आंखों में होता ना कोई मोह, ना विरक्ति, केवल सहज स्वीकृति, जैसे फूल स्वीकारता है वर्षा और धूप, बिना शिकायत। यदि प्रेम में होते बुद्ध, तो प्रेम न उन्माद होता, न त्याग का बोझ, बल्कि एक धीमी स्थिर जलधारा, जो स्वयं को बहा ले जाए हर में और तू के पास। क्या तब भी हम समझ पाते कि प्रेम भी एक पथ है, मोक्ष की ही तरह, जहाँ खोना ही पाना है और समर्पण ही सर्वोच्च बोध? तब शायद हम प्रेम में मौन होते और मौन में प्रेम। तब शायद हम प्रेम में मौन होते और मौन में प्रेम। धन्यवाद। ये मैंने बोलने के लिए सिलेक्ट करके रखी बहुत थी। सुंदर कविता, और बुद्ध के लिए जो कल्पना है वो अप्रतिम है और बहुत अच्छा लगा हमें सुन के। कुछ और यदि आपको याद है तो ज़रूर सुनाएं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इनर व्हील क्लब के बारे में बताएं और जिस तरह से आप लोगों को आत्मनिर्भर कर रही हैं। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचे कि किस प्रकार आप लोगों को आत्मनिर्भर करती हैं, किस प्रकार आप समाज की सेवा कर रही हैं, संचेतना से जुड़ी हुई हैं। पायल जी ने वंडरफुल लिख के भेजा है और मधु जी ने लिखा है बहुत सुंदर। इस तरह के प्यारे-प्यारे संदेश पहुँच रहे हैं हम तक। तो शारदा जी, यही पूँजी है, जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको लोग सराहते हैं और हमारे इस कार्यक्रम को भी बहुत सराहा जाता है। और तकरीबन 4 साल होने को आए हैं किरदार ज़िंदगी के। अब 200 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। आप समझिए कि आज 191 किरदार ओ, पूरे हुए ठीक है। हमारे। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मेरी एक 191 में माला मेरा है नंबर है। और उस माला में इतने सारे मन के हीरे जवाहरात जुड़ गए हैं। तो ये ईश्वर की कृपा है, वो सर्वशक्तिमान जो आपको निरंतर इस कार्यक्रम को चलाए जा रहा है। तो यदि कोई कविता याद हो बीच में आप ज़रूर सुनाएँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप अपनी उस यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ जो जिसकी वजह से आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई। जी। मैंने अपने परिवार को पूरा समय दिया। जब मेरे परिवार को मेरे समय की ज़रूरत थी, बच्चों की शादी, बच्चों के बच्चे, तब तक मैंने अपनी ज़िम्मेदारी बिल्कुल अच्छे से निभाई।
उसके बाद मुझे बहुत खाली समय मिलने लगा, तो मैंने इनर व्हील क्लब ज्वाइन किया। मैं ऐसे, मुझे टाइम किल करना अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी, तो मैंने क्लब ज्वाइन किया। वहां मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, मतलब समाज सेवा की इच्छा जरूर सबकी होती है कि हम कुछ करें, कुछ किसी की मदद करें, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं होता है, कैसे करें, कहाँ जाएं, किसको ढूंढें। हमने उसमें बहुत मदद की। हम मीडिएटर का काम करते हैं, लोग पैसा लगाते हैं और हम उसको कहाँ यूज करना है वो बताते हैं। हम खुद अपनी जेब से बहुत पैसा लगा के समाज सेवा नहीं करते हैं कि हम खुद पैसा डालते भी हैं, जहाँ जरूरत होती है वहां पैसा लगाते भी हैं, पर जनरली स्पॉन्सरशिप ढूंढते हैं, और जो फिर करना चाहते हैं मदद, उनको सही जगह पहुंचाते हैं कि ये बच्चों के लिए स्कूल में जरूरत है। हम हर साल क्लब के तरफ से 2-3 हैप्पी स्कूल एक क्लब बनाता है। ऐसे हमारे पूना में 28 से 29 क्लब है पूना में सिर्फ। तो पूरे महाराष्ट्र में तो बहुत सारे क्लब है, 75 है। तो 75 क्लब को एक डिस्ट्रिक्ट रन करता है, और हम लोग ऐसे समाज, तो इसको बस्ती में भी जाते हैं, बस्ती में बच्चों की, गरीब जरूरतमंदों की जो मदद होती है वो करते हैं, और लेडीज लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। जैसे लेडीज को आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है, तो हमेशा कोई क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें उनको कोई एक स्किल के बारे में सिखाते हैं। टेलरिंग सिखाया, या एलईडी लाइट बनाना सिखाया, या क्या बोलते हैं सीनियर सिटीजन के लिए, औरतों के लिए क्लास चलाया। मैं उनको कोई भी एक्टिविटी कि कैसे तुम अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हो, कैसे बीमा किया जाता है, कैसे बैंक में काम किया जाता है, इस तरह के लेक्चर भी हम लोग रखते हैं उनके साथ। एडिक्शन क्या होता है, तो औरतों को काफी अवेयर करते हैं, और बात उनकी मदद भी करते हैं कि तुम किस तरह काम करो। हम लोग एक बार सामान प्रोवाइड भी करते हैं कि तुम बना के हमको ही दो, उसके बाद तुम बनाओ और अपनी रोजी चलाओ। तो वैसे हम काम करते हैं औरतों के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल्स के लिए, जरूरतमंदों के लिए। तो अकेले हमारे लिए संभव नहीं होता है कि मैं अकेले जाके करूं, तो एक पूरी संस्था है जिसके साथ हम लोग मिलकर ये सब काम करते हैं। वैसे जी बताते हैं। शारदा जी, जैसे कि आपने कहा नशे की एक बात कही आपने, तो नशा मैंने देखा है कि टीनेजर को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है ये सारी चीज़ें, और कॉलेज में और इंस्टीट्यूट में इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। तो हमारी भी एक ज़िम्मेदारी होती है कि हम किस तरह से उनको अवेयर करें। तो अवेयर की जब हम बात करें, तो आप अपनी युवा पीढ़ी को या महिलाओं को क्या कहकर अवेयर करती हैं? कैसे आपकी बात वो सुनते हैं या समझने की कोशिश करते हैं? ऐसा क्या बोलती हैं? देखिए, हम लोग जब ऐसे वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें एक स्पीकर को बुलाते हैं जो अच्छे तरीके से उनको समझा पाए। पर जैसे गुड टच बेड टच पे भी हम लड़कियों को सिखाते हैं कि भाई इसको तुमको समझना है, कैसे समझना है, तुमको फीलिंग कैसी आती है, कोई तुमको टच करता है, तो उस तरह बच्चों को सिखाते हैं। और दूसरा, नशे के लिए कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है, हम इसमें घुस के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपनी स्किल को भी बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ कुछ मिनट के लिए या कुछ घंटों के एंटरटेनमेंट के लिए। तो वो कहाँ तक उचित है? तो हम अगर उसको समझें और छोड़ने की कोशिश करें धीरे धीरे, कई सारे सेंटर भी होते हैं जहाँ किसी को बहुत ज्यादा आदत लग जाती है, तो वहां भी एडमिट किया जाता है। पर इस तरह से हम लोग काम करते हैं। जी, शारदा जी, पुणे में हैं आप, और आपको लगता है कि पुणे तक ही आपको सीमित रहना है, या पूरे देश में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहती हैं? कुछ योजनाएं होती हैं हर व्यक्ति की, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी योजनाएं हमसे साझा करें कि भविष्य में क्या कुछ अलग करना है, समाज की सेवा को किस रूप में, किस आयाम तक पहुंचाना है? समाज सेवा तो एक मुद्दा है जिसको हम करते हैं, और जितने हाथ पैर हम चला सकते हैं और जहां तक हम पहुंच सकते हैं वहां तक कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में तो हम करते हैं, और बाकी हमारे हर जगह क्लब्स है। इनर व्हील के तो क्लब्स सेंटर से सब दो क्लब है, छोटे छोटे गाँव में भी है, शहरों में भी है। हम लोग गाँव में भी जा जाकर काम करते हैं कि गाँव के लोगों को ज्यादा जरूरत है, शहर में इतनी जरूरत नहीं है। तो हम आसपास के एरिया में, अभी मैं बेंगलोर, मेरा छोटा लड़का रहता है, तो मैं बेंगलोर थी, तो वहां के क्लब के साथ मिलके हमने एक जगह, जो सिर पे घड़े पे पानी लेके जाते हैं ना लेडीज लोग पानी भरने के लिए, तो बहुत दूर से, बहुत ही रिमोट गांव, मतलब वो वहां पे कैसे वीरप्पन के
पहाड़ों के उस तरफ बहुत ही रिमोट गांव, वहां गए थे। वहां उनको वाटर ऑन व्हील्स हमने प्रमोट किया कि इनकी थोड़ी दुविधा कम हो जाए। तो ऐसी कोशिश करते हैं जहां भी हमको थोड़ी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, वहां हम जुड़े और वहां हम काम करें। बाकी तो क्या बोलूं मैं कि कितना हम कर पाएंगे। जी, जी, तो बिल्कुल सही कहा आपने। हम जितनी कोशिश कर सकते हैं उतना हम करते हैं, बाकी उतना हम कर वो एक सुपर पावर है जो हमें चलाता है और वही सकते देखिए हर व्यक्ति की एक नियति होती है, एक डेस्टिनेशन होता है कि उसे कहाँ पहुँचना है। मैं अगर अपने इस कार्यक्रम के बारे में आपको बताऊँ तो मैं बिल्कुल ये इस बात से आपको अवगत कराऊँगी कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इतने लंबे समय तक इस कार्यक्रम को लेकर आ पाएँगे, इतने अच्छे-अच्छे लोगों को ढूँढ पाएँगे। तो वो नियति है जो हमें यहाँ तक पहुँचा रही है, वो सुपर पावर कुछ हमसे करवाना चाहता है, शायद कुछ अच्छा। रूबी जी हमारे साथ रूबी देशवाल हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिनंदन ऋताम्बरा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का, हमारे साथ बने रहें। श्रद्धा जी समाज की सेवा करना किसी भी महिला के लिए ये कई बार अलग-अलग क्षेत्र की महिलाएँ हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं और हमने ये सवाल ज़रूर रखा उनके साथ कि महिलाएँ जब घर से बाहर निकलती हैं, चाहे वो काम-काज के लिए निकलती हैं, जॉब के लिए निकलती हैं, बिज़नेस के लिए निकलती हैं या समाज की सेवा के लिए निकलती हैं, परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है उसके हर काम। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने हमारे दर्शकों को बताएँ कि आपका परिवार कितनी हद तक और किस तरह से आपके सहयोग में खड़ा है? क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलती हैं, तो बिना परिवार के सहयोग से नहीं निकल पाएँगी। तो हम चाहेंगे कि आप क्योंकि देखिए ये एक प्लेटफ़ॉर्म है और यहाँ पर वो हर व्यक्ति को एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए जो कुछ न कुछ योगदान देता है। परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। जी, मैं चाहूँगी कि आप बताएँ। बिल्कुल, परिवार के लोगों की मदद के बिना तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे पहले तो हमको हमारे घर के काम निपटाने हैं, मतलब सबकी सुविधाओं का ध्यान रखना है, उसके बाद हम बाहर के लिए टाइम निकालते हैं। तो जब बाहर के लिए टाइम निकालते हैं तो वो लोग जब तक एग्री नहीं करेंगे, हम लोग बाहर जाके कुछ कर भी नहीं पाते। क्योंकि हम लोग, मैं अभी वर्किंग नहीं हूँ, तो मुझे तो पैसा भी वहीं से ही चाहिए, उन लोग के पास से ही चाहिए। तो जब तक वो मदद नहीं करेंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगी? और बच्चों का सपोर्ट और हस्बैंड का सपोर्ट, सबसे पहले मेन तो पति का सपोर्ट चाहिए कि भाई वो जब हमें मदद करते हैं और अग्री करते हैं कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी मना नहीं करते कि नहीं, मम्मी बाहर जाती है या तुम बाहर जा रही हो तो कुछ गलत काम के लिए नहीं जा रही हो, कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ अच्छा कर रही हो। तो फिर हमको मोटिवेशन मिलता है और हम वो काम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। फैमिली के सपोर्ट बिना तो आप कुछ भी समझो संभव नहीं है, कि फैमिली की सपोर्ट बिना तो हम, अगर हम भी सपोर्ट नहीं करेंगे हमारे लिए, तो वो कमाने भी इतने अच्छे से नहीं जा पाएंगे कि भाई हम बाहर जाके काम करें, क्योंकि उनको घर में सपोर्ट चाहिए। हम वो सपोर्ट देते हैं और जब उनका सपोर्ट हमें मिलता है तो हम कुछ कर पाते। तो ये गाड़ी के दो पहिए हैं और इनको तो साथ साथ में चलना है, बिना सपोर्ट के तो गाड़ी नहीं चल सकती है। जी शारदा जी अगर आपको अभी अवसर मिले वापस से आप लॉ को प्रैक्टिस में लाने की अगर कभी मौका मिले अवसर मिले तो चाहेंगी आप कि आप इस क्षेत्र में भी क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस क्षेत्र में भी मदद की ज़रूरत है तो अगर आप उस पढ़ाई को कर चुकी हैं तो कहीं न कहीं उसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हों और आप लॉ के थ्रू उनकी हेल्प करती हूँ तो अगर मौका मिले तो करेंगी आप? बिल्कुल, मैं मौका मिलेगा तो बिल्कुल करूँगी और मैं ऐसे करती भी हूँ। जैसे हमारे क्लब की तरफ से भी लेडीज़ के लिए कोई ऑर्गेनाइज़ करते हैं हम लोग, लॉ पर टॉक शो ऐसा ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट की हूँ। और मैंने महिलाओं को बराबर से गाइड किया है कि कैसे चलना है, तुम्हारा समस्या क्या है और तुम कैसे इसको सॉल्व कर सकती हो। तो इस तरह के मैं अटेंड करती हूँ। मैं काउंसलिंग भी थोड़ी बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत करती हूँ। किसी को ज़रूरत होती है तो। और अभी मैं सोचूँ ना कि बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल तरीके से, तो मेरी एज अलाउ नहीं करती है। मैं थोड़ी, मेरी एज बड़ी हो गई है, तो मैं बहुत हद पर नहीं मानना चाहती हूँ कि एज जितना मैंने एज वैल्यू एज रखा है ना।
एज तो शारदा जी एक नंबर है और कुछ नहीं है। और एज से नंबर से मुझे याद आया कि मुझे आपसे कुछ और भी पूछना था। और इससे पहले बिल्कुल सावित्री पूछिए। भारतीय जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं शारदा जी, आप बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शारदा जी, जिस तरह से अभी आपने कह ही दिया कि आपकी उम्र हो रही है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये जो ऊर्जा आपके अंदर है, उम्र के बढ़ते नंबर को आप कैसे थोड़ा-सा डाउन कर रही हैं, दरकिनार कर रही हैं। तो ये ऊर्जा कहाँ से आती है और कैसे आप इतना कुछ कर पा रही हैं? वो एक जोश जिसको कहते हैं, वो जोश कहाँ से आता है? कहाँ से मिलता है आपको? जब मैं कोई काम हाथ में लेती हूँ ना, तो मुझे एक जुनून होता है कि उसको पूरा करना है मुझे, और अच्छे तरीके से करना है। मीन्स मुझे वो बोझ नहीं लगता है, मुझे लगता है कि मेरी ड्यूटी है और मुझे अच्छे से करना है। कोई कुछ भी काम बोले तो मैं उसको बहुत अच्छे से करती हूँ, तो सबको सेटिस्फेक्शन लगता है कि काम इसको बोला तो कोई काम बाकी रहेगा नहीं, वैसी मेरी इंप्रेशन है। तो मैं हर काम को अपना समझ के करती हूँ, किसी ने मेरे को बोला और मैंने कर दिया वैसे बिल्कुल नहीं करती हूँ। और ऊर्जा तो कहाँ से मिलती है? अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, जो मेरे साथ जुड़ते हैं, जो बोलते हैं नहीं कर सकते हैं हम, अभी भी कर सकते हैं हम, अभी भी जा सकते हैं। अभी मैं बोल रही हूँ, बैंगलोर जब हम गए थे तो हम पूरा सुबह 6 से रात को 12 बजे तक का ट्रैवलिंग करके हम लोग गए थे। तो मुझे खुद को भी लग रहा था कि शायद मैं कर पाऊँगी, इतना जा तो रही हूँ हिम्मत करके, लेकिन हुआ, सब कुछ हुआ। तो जब हमें एक जुनून होता है ना, तो हम सब कुछ कर लेते हैं। अभी मैं ऋषिकेश गई थी अभी 1 महीना पहले। घूमने ही गए थे हम लोग ऋषिकेश में। दिल्ली में एक अवार्ड सेरेमनी था जहाँ पीयूषी से मेरी मुलाकात हुई। तो वहाँ पे से ऋषिकेश गए तो वहाँ हम 10-10 हज़ार स्टेप्स चले भी। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि हम थक रहे हैं या कुछ हो रहा है। तो ये एक जोश होता है कि जब करना है तो करना है वैसे। फिर हम आगे चलते जाते हैं और काम होते जाते हैं। और हमेशा मेरी रही है कि हम मिलकर काम करें। मिलकर जहाँ साथ में मिलकर काम करते हैं ना, वो काम ज़रूर अच्छे से होते हैं। उसमें कहीं जहाँ मैं वीक पड़ती हूँ तो मेरे को जी, सपोर्ट बिल्कुल, मिल जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मधु जी ने लिखा है आपके सामने उम्र कहाँ बाधा बनती है, आप में तो अभी बहुत ऊर्जा बाकी है। तो इस तरह के संदेश हैं, परिवार के लोगों का सहयोग है, जिसकी वजह से एक ऊर्जा बरकरार रहती है व्यक्ति के अंदर। तो लगता है कि नहीं, कुछ और अच्छा कर सकते हैं, कुछ और काम कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे पटल के यानी कि हमारे ट्रस्ट के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और मैं हमेशा इंतज़ार करती रहती हूँ, आपकी प्रतीक्षा में रहती हूँ और आप आजकल बहुत लेट आ रहे हैं, तो ज़्यादा प्रतीक्षा ना करवाएँ। शारदा जी, जिस तरह से आपने कहा कि परिवार का सहयोग होता है और शुरू में जब बातचीत हो रही थी तो आपने बताया कि 10 लोग बच्चों का आपका बड़ा-सा परिवार था जब आप छोटे थे। तो बचपन की तरफ ज़रा हम चलें तो हम जानना चाहेंगे कि उन उन दिनों आपके खेल तमाशे क्या हुआ करते थे? घर का माहौल कैसा था? बच्चे कितनी अठखेलियाँ करते थे? आप बदमाशी करती थीं या शांत रहती थीं? मैं बोलूँ तो मैं थोड़ी शांत रहती थी। मैं बदमाशी में मेरा आगे नहीं था। मेरी बहनें, छोटे भाई भतीजे जो भी बदमाशी करते थे तो उनको डाँट से बचाने का काम मेरा होता था, क्योंकि मैं उनसे बड़ी थी, सब में बड़ी थी। तो मुझे ऐसा लगता, मुझे सब लोग की उम्मीद ये रहती थी कि दीदी है तो बचा लेंगी या बुआ है तो बचा लेंगी, वैसा। तो वैसा मेरा इंप्रेशन था बचपन में। और खेल तो उस वक़्त टीवी, मीडिया तो कुछ था नहीं। तो हम लोग तो क्या बोलेंगे, आप गिल्ली-डंडा से लेके सब कुछ खेले, कंचे बोल दो, गिल्ली-डंडा बोल दो। ये थोड़े बड़े हुए तो बैडमिंटन, टेबल टेनिस भी खेले। तो ये बचपन के खेल थे। हम लोग को क्या बोलते हैं, पांचे बोलते थे। ऐसे उछाल-उछाल के पत्थर को वो खेलते थे। वो भी बहुत खेलते थे। दूरबीन बनाते थे काँच की चूड़ियों से। क्या नहीं किया हमने बचपन में, बहुत मस्ती भी की, बहुत एन्जॉय किया। हमेशा मेरा बचपन भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरे 3 भाई हैं, तीनों बड़े हैं मुझसे। तो बहुत ही पैम्पर चाइल्ड मैं थी। लेकिन बहन और उसके बाद में मैं बड़ी सी लड़कियों में मैं बड़ी थी, तो फिर मुझे सबको ऐसा लगता था चलो दीदी है, हम जितना भी करेंगे तो बच ही जाएँगे। मम्मी हमें कभी पनिश नहीं करती थी, कभी गुस्सा होती थी ना तो कि बहुत बदमाशी हो गई तुम्हारी, तो रूम में बंद कर देती थी। एक रूम में अब तुम रहो, जब तुम्हारी मस्ती से मन भर जाए तो तुम लोग बाहर आ जाना, तब तुम्हें बाहर निकाल। पर कभी हमको पीटा नहीं, मारा नहीं कभी किसी ने। तो बहुत पैम्पर हम लोग ऐसे रहे। बहुत ही रेयर ऐसा होता था कि मम्मी गुस्सा होती थी। अब जैसे मेरी ग्रैंड डॉटर है, तो मेरी बहू है, वो उसको बोलेगी
ये पनिश कॉर्नर में तुम जाके खड़े हो जाओ क्योंकि तुमने गड़बड़ की। तो वो मुझे बोलती कि जब ये गलती करते हो तो आप इनको भी बोलो कि पनिश कॉर्नर में जाके खड़े हो जाओ क्योंकि वो गलती कर रहे। तो ये बच्चों की बातें हैं देखो। और ऐसे ही बचपन हमारा भी जाता है और बच्चों का भी जाता है। शारदा जी, तो जब उनको आज की डांट जो पड़ती है तो परिस्थितियां, जी, हाँ बोलिए। आज की जो परिस्थितियां हैं, पहले का रूबी रूबी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आजकल वो समय नहीं है, वो माहौल भी नहीं है, वो जगह भी नहीं है जहाँ पर हम अपने समय में इतनी अटखेलियाँ, इतनी बदमाशियाँ और इतने सारे खेल खिलौने खेला करते थे। आज का बचपन थोड़ा-सा अलग हो गया है। बहुत अलग हो गया अगर है। मैं आपसे पूछूँ कि अगर बच्चों को वो पुराना बचपन मिले, एक विश जो होती है, मतलब वो सुपर पावर जिसके बारे में आप कह रही हैं, भगवान है, ईश्वर है, तो क्या विश माँगेंगी बच्चों के लिए? बच्चों के लिए मैं यही बोलूंगी कि जितना मिले ना टाइम उतना दोस्तों के साथ नीचे खेलने में बिताओ, ग्राउंड में खेलने में बिताओ, मत मोबाइल से लड़ो। इसमें मोबाइल गेम में खेलने में कोई मजा नहीं है, टाइम किल होता है। लेकिन अभी क्या होता है कि जनरेशन है, जो बातें सब करते हैं वो हमको भी करना है, ये हमारी प्रवृत्ति होती है। उनके दोस्त जो कर रहे हैं वो उन्हें भी करना है। तो मेरी इच्छा रहती है कि बच्चे जाएं नीचे खेलें, थोड़ा अपने मित्रों के साथ टाइम स्पेंड करें, तो वो फिर खेल सकते हैं कुछ चीजें। तो हमेशा मैं इंकरेज करती हूँ जो छोटे बच्चे हैं मेरे घर में, मैं उनको कि जाओ मोबाइल छोड़ो और नीचे जाओ, मोबाइल में मत रहो तुम लोग। अब जितना सुनते हैं उतना सुनते हैं, पर धीरे धीरे परिवर्तन शायद होगा। उम्मीद करते हैं कि वैसा एक बचपन आज के एक बच्चों को भी कामना, मिले। जी, शारदा जी, एक कामना हम कर सकते हैं कि भगवान जैसा बचपन हमने बिताया, हमने जिया, वो सब बच्चों को बच्चों मिले। को वैसा बचपन ज़रूर मिले। और हमारे जो सलाहकार भाई साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि गिल्ली-डंडा तो हमने भी बहुत खेला है, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि पुराने खेल खेलने के लिए शहर में अब जगह नहीं बची है। ये बिल्कुल सही कहा है आपने। और इस जगह के अभाव में बचपन और तकनीक के कारण जो है बचपन बहुत सीमित हो गया है, घर के दायरे में हो गया है। और कहीं न कहीं हमको भी कोशिश करनी चाहिए कि वो बचपन दोबारा से मिले। और डॉक्टर तनेजा भी लिख रही हैं कि सही कहा आपने, तो सब एक-दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। और शारदा जी, अगर कोई कविता याद हो, तो आप हमें सुनाएँ। और एक बात आपके बारे में है कि आपका उद्देश्य है शब्दों के माध्यम से विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति आप समाज को दें और सकारात्मक सोच रखें। तो कोई ऐसा वाकया आपको याद है जिसकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदली हो, या किसी के साथ भला हुआ हो, किसी का अच्छा हुआ हो? अगर याद है तो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें। बिल्कुल बताऊंगी। मेरे एक स्वीपर आती थी जो नहीं बाहर अपने घर से कचरा निकालते तो वो सफाई वाले आते लेके जाते। उसको मेरे पर बहुत ज्यादा विश्वास था कि दीदी आप कुछ अच्छा बताती हो, कुछ अच्छा करती हो। तो वो अपने जो उसके 10-20 रुपए बचते थे ना, वो भी वो मेरे पास आके डिपॉजिट करती थी। मैं उसको हर तरह से मदद करती थी कि ठीक है तुम ये काम करती हो लेकिन तुम्हारे बच्चों को तुम पढ़ाओ, तो तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं तुमको हेल्प करने को तैयार। तो वो इतना ट्रस्ट करती थी मुझ पर कि उसकी कुछ भी बचत होती थी, दीदी आपके पास रखिए, जब मुझे जरूरत होगी मैं लेके जाऊंगी। अब लगता है बोलो कितना, मतलब ये साल बात होगी 20-25 साल पुरानी, तो कितना उसको विश्वास, मतलब वो हमारे व्यवहार से आता है ना, हम किसी को ऐसे दे नहीं सकते कि तुम हम पर विश्वास करो। तो उसको मैंने मदद की और वो उसके बच्चे को हॉस्पिटल में ये जॉब मिल रहा था सफाई का। तो मैंने बोला मत दो, अगर नहीं है उसका मन तो मत करवाओ, तुम उसको और पढ़ाओ, फिर कल को उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी तो उसको हॉस्पिटल में ऐसी क्लीनिंग नहीं जॉब करना पड़ेगा। और वाकई उसका बेटा बड़ा हुआ और उसको अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे काम की नौकरी मिली। इतना वो खुश हुई ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो एक वाक्य मुझे इतना खुशी देता है। और मैं हमेशा, मेरा प्रयास रहता है किसी एक के चेहरे पे भी मेरी वजह से अगर मुस्कान आती है ना, तो मुझे लगता है मेरा जीवन सफल है। बहुत बड़े बड़े लक्ष्य चलने की कोई बात नहीं है। जब मैं स्कूल जाती हूँ कोई प्रोजेक्ट के लिए, तो जब बच्चे देखते हैं मुस्कुराते हैं वेट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आज ये लोग आएंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे। तो हम जाते हैं तो कुछ उनके लिए नाश्ता भी लेके जाते हैं कि बच्चों को कुछ खाने का मिलता है तो बड़े खुश होते हैं।
तो हमारी कोशिश रहती है कि उनको सिर्फ लेक्चरबाजी ना हो, उनको खुशियां भी मिले, ऐसी हमारी इच्छा है। जी, शारदा जी, एक एक सवाल और मेरे ज़हन में आया है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे ज़रूर, क्योंकि हमारे सलाहकार भाई साहब ने जो माता-पिता का ज़िक्र किया है कि माता-पिता भी बच्चों से ज़्यादा आस लगाए बैठे हैं, इसके कारण बचपन खत्म होता जा रहा है। तो अभी जो रिज़ल्ट आए हैं सीबीएसई बोर्ड के, और अभी 12th के, अभी 10वीं के रिज़ल्ट आ चुके हैं और अभी 12th का आना बाकी है, यानी कि 12वीं का आना बाकी है। तो अभी सोशल मीडिया, चूँकि ये कार्यक्रम भी सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है, मैंने बहुत सारे ऐसे नकारात्मक न्यूज़ देखे, समाचार देखे, जिसमें परसेंटेज कम होने की वजह से बच्चों ने सुसाइड कर लिया। और ये बड़े दुख की बात है। इस पटल के माध्यम से मैं सभी माता-पिता जो भी हैं और जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि नंबर की दौड़ में ना आप शामिल होइए, ना अपने बच्चों को शामिल कीजिए, क्योंकि ज्ञान जितना रहेगा, नंबर कोई मायने नहीं रखता। बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं जो कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। तो नंबर के पीछे आप ना भागें। शारदा जी, चूँकि आप वरिष्ठ हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संवेदनशील मुद्दा है, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा-सा इसके बारे में बोलें कि ये बात आज माँ के ज़माने में बहुत माँ बहुत मन को माँ-बाप तकलीफ देती है। जी, जी, बताएँ। बहुत तकलीफ देती है मन को कि आज ये परिस्थिति है कि बच्चे सुसाइड करें। ये 2 मेन कारण है, माता-पिताओं की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बच्चों पे डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि एक-एक 2-2 बच्चे होते हैं ना, और उनको सहन शक्ति नहीं है। छोटी-सी बात कुछ हुई तो उनको बुरा लगता है, मतलब वो हर्ट हो जाते हैं और कैसे तो भी डिसीज़न ले लेते हैं कि सुसाइड तक के डिसीज़न ले लेते हैं, जैसे आप बोले। हमारे टीचर हमको डाँट-डपट के सिखाते थे ना, तो हमको मतलब घर में चाची होती थी या बुआ होती थी, तो कोई भी कुछ बोलता था तो एक सहन शक्ति डेवलप होती थी। अभी सिंगल-सिंगल फैमिली है, बच्चों में सहन शक्ति बिल्कुल नहीं है और किसी ने कुछ बोला तो उनको हर्ट कर जाती है वो चीज़ और उनकी दिमाग भी सुन हो जाता है, इतने मार्क्स नहीं। और पेरेंट्स की भी गलती है कि पेरेंट्स इतनी उम्मीद लगा के बैठते हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी थोड़ी बोलूँगी कि बच्चों को 96, 99, 100% मार्क आने पर भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो कहाँ किसकी गलती, किसको बोलेंगे? पूरा सिस्टम एक सिस्टम है जिसको पूरे सिस्टम को बदलना। कितना रिस्ट्रिक्शन है। अभी मैं एक बच्चे को एडमिशन लेना है, तो 99% पे भी उसको नहीं मिलता है उसके मनपसंद कॉलेज। तो पेरेंट्स को भी लगता है कि कुछ अच्छा पढ़ेगा तो इसका करियर बन जाएगा, अच्छे कॉलेज से इसको अच्छी जॉब मिल जाएगी। इस तरह के हर चीज़ के प्लस माइनस है। तो जैसे ये है और बच्चों पे डिसिप्लिन का थोड़ा-सा दायरा कम है, मतलब डिसिप्लिन कम है। उस चक्कर में सहन शक्ति कम है। सहन शक्ति कम है तो सब एक चक्र है कि वो चक्र ऐसे चलते जा रहा है और इसको रोकना तो बहुत ज़रूरी है। सरकार भी प्रयास तो कर रही है हमारी। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ये दौड़ अंधी दौड़ से हम बचें। लेकिन कोई भी बात को बदलाव लाने के लिए समय लगता है ना। मैं तो बोलूँगी एक-एक जनरेशन निकल जाती है पूरी जिसको सफ़र करना पड़ता है ये सब के पीछे। तो आज की जो जनरेशन सफ़र कर रही है, हम सोचे अगली जनरेशन ये सब सफ़र ना करे। इतना ही बोल सकती हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि हम जो आज की परिस्थिति है वो आगे ना हो, और हम कामना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं उस परमपिता परमात्मा से कि सब कुछ अच्छा रहे, सब सुखी रहें, सब कुशल-मंगल रहें। और भाई साहब ने लिखा है कि हमारे ज़माने में तो सिर्फ़ पास होना ही गर्व की बात होती थी। बिल्कुल सही बात है, उस समय इस तरह का माहौल हमारे नहीं पेरेंट्स था, को इस पता तरह भी नहीं का हो माहौल रहा था हम समय कौन-सी क्लास के में हिसाब से पढ़ते थे। परिवर्तन है। जी। हुँ, शारदा जी, कोई कविता अगर आप सुनाना चाहें तो हमें सुनाएँ, क्योंकि हमारा जो समय है वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है। भाग रहा है। जी। मैं आज अभी मैंने एक लिखी है, मतलब जैसे मैंने बोल रही हूँ कि हमें खुद से मिलना चाहिए, मीन्स खुद को समझना चाहिए, खुद के अंदर ही ईश्वर है। जब मैं आपको बोली ना मैंने उसी पे एक कविता लिखी है। अगर मैं अपने आप से मिलूं, अगर कभी सच में मेरा सामना मुझसे हो जाए तो शायद मैं जल्दी से कुछ न कर पाऊं, शायद मैं जल्दी से कुछ न कर पाऊं, बस थोड़ी देर उसे देखते रहो जैसे बरसों बाद कोई अपना मिला।
अजीब सा लगेगा, थोड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि जो मैं दुनिया के सामने हूँ वो तो हमेशा बोलती रहती है, हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, पर जो मैं भीतर हूँ वो अक्सर चुप रहती है। मैं धीरे से पूछूंगी, थक जाती हो क्या? इतना सब संभालते संभालते, इतना सब बिना कहे सहते सहते। शायद वो तुरंत जवाब ना दे, बस हल्का सा मुस्कुरा दे, वैसी मुस्कान जो आंखों तक पहुंचती है, पर उसमें थोड़ा सा दर्द भी छुपा है, पर उसमें थोड़ा सा दर्द भी छुपा है। फिर मैं उसके पास बैठ जाऊंगी बिना किसी जल्दी के और कहूंगी, चलो आज कुछ साबित नहीं करना है, न किसी के लिए अच्छा बनना है, न किसी की उम्मीद पे खरा उतरना है, बस जैसा मन है ना वैसे ही रहते हैं। शायद उस पर कोई बड़ी बात नहीं होगी, न कोई नाटकीय बदलाव भी होगा कि अचानक से कुछ हो गया, बस एक सुकून सा उतर जाएगा मन के भीतर, जैसे खुद ने खुद का हाथ थाम लिया हो, जैसे खुद ने खुद का हाथ थाम लिया हो। चलो कोई बड़ी बात नहीं, और फिर समझ में आएगा खुद से मिलना दरअसल कोई सवाल नहीं, एक अपनापन है जो हमेशा था, बस हमने भी उसे थोड़ा दूर कर दिया, बस हमने भी उसे थोड़ा दूर कर दिया। ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, मतलब ऐसा सहजता से बोलूंगी कि सब अपने आप को समझो, अपने आप से मिलो, बदलाव अपने आप से शुरू करो। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सामने वाला हमारे हिसाब से चले, ऐसा कभी नहीं होता। बस ये मेरा इस कविता के साथ बोलना है कि हम खुद को समझे, खुद को बहुत जाने, सुंदर है, खुद ये एक से तरह मिले। का संदेश भी है जो आपने दिया अभी, कि अपने आप के अंदर बदलाव ज़रूरी है, दूसरों को बदलने से बेहतर है कि हम अपने आप को बदलें। बहुत अच्छी बात है शारदा जी, समय कैसे बीता पता नहीं चला और इतनी सारी आपसे बातें हुई। एक सवाल मेरे मन में है और मैं चाहती हूँ कि चलते-चलते ज़रूर आप इसका उत्तर दें। अ, महिलाएँ चाहे कहीं भी पहुँच गई हों, किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे गईं, बहुत कुछ किया, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स और चाँद पर भी अभी मंगल तक पहुँचने के लिए भी बहुत सारी वैज्ञानिक महिलाएँ रहीं इस मिशन में। तो महिलाएँ हर क्षेत्र में हैं, साहित्य में हैं, चाहे जितने भी बड़े ओहदे हैं, बहुत सारी आईएएस ऑफिसर्स भी हैं। लेकिन आपकी नज़र में आज भी महिलाओं के लिए क्या चुनौती है? आप क्या कहना चाहेंगी? महिलाएं, देखो आज महिलाएं बराबरी की बात करती है कि हमको पुरुष के समकक्ष अधिकार चाहिए। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अधिकार की मान्यता ज्यादा, मतलब डिमांड ज्यादा हो गई है, कर्तव्यों की थोड़ी घट गई है। जब हम कर्तव्यों को भी ध्यान में रखते हैं ना, तो हमारा हमारे परिवार के प्रति कर्तव्य, महिलाओं की मतलब जहां मैं सोचती हूँ ना कि लड़कियां की डिमांड बहुत बढ़ गई है, हम ये नहीं करेंगे या हम वैसे नहीं करेंगे। समाज में बदलाव बहुत अच्छा आया है कि औरतें आगे निकल रही है, आगे बढ़ रही, लेकिन ये तो दो पहियों की गाड़ी है, इसको मिलकर ही चलाना है ना। हम किसी से आगे निकल रहे हैं या पीछे रह रहे हैं, अगर इस दौर में जाएंगे तो कभी हम जीत नहीं पाते। तो हमको समकक्ष खड़े होकर आज ये महिलाओं पे बंदिश कितने सालों की, आप बताइए कितने सालों पुरानी से ये चल रहा है कि महिलाएं घर में रहती है और पुरुष बाहर के काम। हम सोचते हैं इसमें इमीडिएट बदलाव आ जाए, तुरंत बदलाव कैसे संभव है? पीढ़ी को बदलने, लड़कों को घर के काम सीखने में या लड़कियों को बाहर निकल कर काम करने, एक समय समय लगता है, उस समय को तो स्वीकारना ही पड़ेगा ना। आज की पीढ़ी जनरेशन जो दोनों के बीच में झूला झूल रही है, ना इस बाजू है ना इस बाजू, जो मेरा मानना है। तो थोड़ी तकलीफ है, लेकिन अगर और थोड़ा टाइम देंगे तो ये चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। अपने को बचपन से माँ बाप को भी इस चीज को, माता पिता को भी सीखना होगा कि भाई बच्चों को सरहा शिक्षा दे, एक सरखा बड़ा करें। मतलब लड़कियों को शुरू से बोला जाता है तुम घर का काम करो, लड़कों को बोला जाता है तुमको कोई जरूरत नहीं है। तो वो अभी बदल गया है ना जमाना, अभी वहां से शुरू करना पड़ेगा हमको कि बच्चों को शिक्षा ही ऐसी दी जाए कि दोनों को मिलकर ये दोनों काम करने, घर के और बाहर के, तब जाकर ये बदलाव होगा। और इसको पीढ़ियां लगती है बदलने के लिए, एकदम से तो बिल्कुल, ये तो बदलाव महिलाओं सकता के अभी लड़की, लिए जो अभी चुनौतियाँ बाहर हैं, निकल आपके हिसाब से वो के चुनौती तब खत्म होगी जब हर तरह से इक्वालिटी की जो बात हो रही है, जो
समकक्ष होने की बात हो रही है, समानता की जो बात हो रही है, वो हर क्षेत्र में हो, न सिर्फ पैसे अच्छे कमाने से के लिए बल्कि घरेलू कामों में और घरेलू जैसे महिलाएं करती हैं वैसे पुरुष को भी वो सारी चीजें आनी चाहिए, तब चुनौती का जो सामना है वो महिलाएं कम करेंगी। और बिल्कुल सही कहा आपने, आज महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। संजय जी ने ऐसा लिखा है, आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर सुंदर संदेश आप सब के, और आप सब से मैं यही गुजारिश करती हूँ कि हमारे जो पेज को फॉलो जरूर करें। फॉलो करने के लिए मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हैं। 2 खास कार्यक्रम है, एक किरदार जिंदगी जिसमें आप नए नए लोगों से मिलेंगे, और एक परिचर्चा रविवार शाम 7 बजे जिसमें हम समसामयिक और ज्वलंत विषयों पर बातचीत करते हैं। तो देवशरण राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारे पेज को जरूर फॉलो करें, आप सबको बहुत आनंद आएगा। और शारदा जी हमसे जुड़ने के लिए, हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। मैं पूरी टीम की ओर से आपका अभिवादन करती हूँ, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे भी लगता है मैंने आपके सवालों को संतुष्टि प्रदान की होगी कुछ मेरे जवाबों से, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो आप बताइए देखिए कि आपको शारदा जी, ये सवाल जवाब तो बस एक जरिया है, बात करने जरिया का है जरिया एक है। दूसरे को, हाँ, एक दूसरे को समझने का, बातचीत करने का। और ये तो दिल से दिल तक की एक राह है जिसको हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी टीम की ओर से मैं फिर से आपका अभिवादन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और तमाम दर्शक श्रोता आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे, और हमारे कार्यक्रम को आपने सराहा। बहुत सुंदर सुंदर संदेश आपने भेजे हैं। अगली बार फिर नए किरदार के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। बिल्कुल, कभी आपके साथ जुड़ने का फिर से मौका मिलेगा तो जरूर जुड़ना चाहूंगी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ चर्चा करके। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर, नमस्कार।